तो लॉजिक के फर्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कहा गया है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। मुझे कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, मुझे वो डिसाइड करना है कि वो स्टेटमेंट्स है या नहीं है। जस्टिफाई और आंसर, और दूसरा उन लोगों ने कहा है ऑल्सो राइट देयर ट्रुथ वैल्यू। तो मुझे इन लोगों ने कहा है कि मुझे ये देखना है कि जो सेंटेंसेस दिए हैं वो स्टेटमेंट है या नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी हम लोगों को लिखना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टेटमेंट क्या होता है उसका डिस्कशन किया है, और कौन से सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं इसका भी डिस्कशन किया है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है मतलब क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, ओपन सेंटेंस आता है, या कमांड वाला सेंटेंस और रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आता है, तो ये पांचों केसों में उस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। और जिस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा उसको हम लोग ट्रुथ वैल्यू भी असाइन नहीं करते हैं, है ना। तो जो स्टेटमेंट होंगे उन्हीं का ट्रुथ वैल्यू आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट मतलब क्या, कोई भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है उसको स्टेटमेंट कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अ ट्राइंगल हैज़ n साइड्स, अ ट्राइंगल हैज़ n साइड्स। तो पहला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है जो डिक्लेयर कर रहा है कि ट्राइंगल को n साइड्स होते हैं, है ना। तो ये सेंटेंस जो है ये पहला सेंटेंस अ ट्राइंगल हैज़ n साइड्स, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वो डिक्लेयर कर रहा है कि ट्राइंगल को n साइड्स होते हैं। तो क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है वो हम लोग अभी सोचते हैं। हम लोगों को यहाँ पे इन लोगों ने बोला n साइड्स मतलब n कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है ना। n तो वेरी करेगा ना, चेंज होते रहेगा। n कुछ ऐसे इन लोगों ने फिक्स्ड नंबर नहीं दिया है। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट है और अ ट्राइंगल हैज़ n साइड्स, ये वाला जो है डिक्लेरेशन वो फॉल्स है, क्योंकि ट्राइंगल में तो 3 ही साइड्स होते हैं, है ना। ट्राइंगल में तो 3 ही साइड्स होते हैं, सही है ना। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट तो है क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मैं लिखता हूं इट इज अ statement which is false, है ना। क्या लिखेंगे, it is a statement which is false, therefore truth value of statement is false के लिए कैपिटल F का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से दो सेंटेंसेस में हमको आंसर लिखना है हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का, है ना। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब ये भी एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और अगर सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसे स्टेटमेंट माना जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट तो है। अच्छा, अगर ये स्टेटमेंट है तो ही इसका ट्रुथ वैल्यू फिक्स करेंगे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये बिल्कुल सही है, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का एडिशन 180 होता है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैं लिखता हूं, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मैं लिखता हूं इट इज अ स्टेटमेंट विच इज true, therefore truth value of statement is कैपिटल T। ट्रू है ना, इसलिए कैपिटल T, यहाँ पे फॉल्स है इसलिए कैपिटल F। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर अमेजिंग, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट में नहीं आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट में नहीं आते हैं, और अगर ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होगा। ट्रुथ वैल्यू सिर्फ स्टेटमेंट को ही आता है ना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। मैं लिखता हूं इट इज अ exclamatory
सेंटेंस, हेंस नॉट अ स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं आएगा। आई होप समझ रहा है सबको। प्लीज ग्रांट मी अ लोन, यहाँ पे प्लीज आया है, प्लीज मतलब ये रिक्वेस्ट है। फिर से अगर कोई भी रिक्वेस्ट या कमांड आ रहा है तो वो सेंटेंस भी स्टेटमेंट नहीं होगा। मैंने बोला कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चंस, ओपन सेंटेंसेस, ये सभी स्टेटमेंट में नहीं आते। तो क्योंकि यहाँ पे प्लीज है, प्लीज माने रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट माने स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना। मैं लिखता हूं कमांड या रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, इट इज अ इंपरेटिव, सही बोला, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस। क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, हेंस नॉट अ स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। माइनस रूट ऑफ -4 इज एन इररेशनल नंबर। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, सिंपल सा, है ना, जो कि कहता है हम लोगों को कि रूट ऑफ -4 एक इररेशनल नंबर है। ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है सेंटेंस, क्योंकि सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट होगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट, ये तो फिक्स हो गया, ये स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। रूट ऑफ -4 इज एन इररेशनल नंबर बोला है। हम लोगों ने सीखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। लेकिन इन लोगों ने बोला ये एक इररेशनल नंबर है ना, लेकिन एक्चुअली में ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स हुआ, है ना। तो ये क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो ये स्टेटमेंट हुआ। तो मैं लिखता हूं इट इज अ statement which is false, therefore truth value of statement is false होने की वजह से कैपिटल F। स्टेटमेंट है तो ही ट्रुथ वैल्यू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। x² - 6x + 8 = 0 implies x = 4, x = -4 एंड x = -2। ये -4 है ना। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है और उसमें उन लोगों ने x के 2 वैल्यूज भी दे रखे हैं, उन लोगों ने x के 2 वैल्यूज, अगर उन लोगों ने x के 2 वैल्यूज नहीं दिए होते, x के 2 वैल्यूज यहाँ पे नहीं दिए होते तो ये ओपन सेंटेंस बन जाता, क्योंकि यहाँ पे x के कुछ भी वैल्यूज हम लोग रख सकते थे। लेकिन इन लोगों ने बोला है कि ये एक इक्वेशन है विच इम्प्लाइज टू दीज बोथ आंसर्स। तो ये कंप्लीट इन लोगों ने कंडीशन दे रखा है यहाँ पे। तो ये क्योंकि कंप्लीट कंडीशन है x के आंसर्स के साथ, तो इसको हम लोग एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस मान सकते हैं। ये इक्वेशन ये डिक्लेयर कर रहा है कि इसके ये 2 आंसर्स होंगे, है ना। ये कंप्लीट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट होगा। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है, चेक करते हैं। अब चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और चेक करो कि ये 2 आंसर्स आते हैं या नहीं आते। अगर ये दोनों आंसर्स आ गए सॉल्व करने के बाद, मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इन लोगों ने, है ना, वो सही है। अगर ये 2 आंसर्स नहीं आए मतलब वो गलत है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इसमें पुट करो, आंसर 0 आता है कि चेक करो, ये x का वैल्यू इसमें पुट करो, आंसर 0 आता है कि चेक करो। मेरा तो मानना यही है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या है, x² - 6x + 8 = 0 है। तो 8 के 2 फैक्टर्स चाहिए, बीच में 6 देने वाले कौन से हैं, 4 और 2, -4 और
-2, तो ये क्या हो जाएगा x² - 4x - 2x + 8 = 0 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो अंदर x - 4 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, -2 कॉमन निकलेगा तो अंदर x - 4 हो जाएगा = 0, है ना। x - 4 को कॉमन निकालेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, x - 2 आ जाएगा = 0। तो x = एक आंसर 4 आ रहा है, एक आंसर 2 आ रहा है, लेकिन इन लोगों ने बोला है -4 और -2, अपने आंसर क्या आ रहे हैं 4 और 2, मतलब सही हुआ है गलत हुआ, ऑब्वियसली गलत हुआ, है ना। तो मैं लिखता हूं इट इज अ स्टेटमेंट which is false, therefore truth value of statement is कैपिटल F। आई होप समझा। ही इज़ एन एक्टर, अब ये जो है ये एक ओपन सेंटेंस है, ही इज़ एन एक्टर। यहाँ पे एक तो दो चीज़ें हो रही हैं, इस वाले सेंटेंस का जो कंडीशन है वो प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है। एक तो ही कौन है वो मुझे नहीं मालूम है ना। ही इज़ एन एक्टर, कोई भी अगर ये स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसके लिए ये जो ही है वो वेरी करेगा, किसी के लिए कोई और होगा, किसी के लिए कोई और होगा, और इसका ट्रुथ वैल्यू भी वेरी करेगा, है ना। किसी के लिए सामने वाला बंदा एक्टर हो सकता है, किसी के लिए वो एक्टर नहीं भी हो सकता है ना। तो क्योंकि ये एक प्रॉपर कंडीशनल सेंटेंस नहीं है तो इसे ओपन सेंटेंस माना जाएगा, क्योंकि इसका ट्रुथ वैल्यू एक तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा और ये ही जो है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो क्योंकि ये ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। मैं लिखता हूं इट इज अ ओपन सेंटेंस, हेंस नॉट अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू तो नहीं आएगा। अगला पढ़ते हैं, डिड यू ईट लंच येस्टरडे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। मैं लिखता हूँ इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, hence not a statement, है ना। तो इस तरीके से स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस हो गए। पॉज करके स्क्रीन पे सारे 8 के 8 नोट कर लो फटाफट। तो 8 क्वेश्चंस होने के बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे और देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन में बोला गया है हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। ये एक सजेशन है और मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि सजेशन जो है वो भी स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा, ये एक सजेशन है। मैं लिखता हूँ इट इज अ सजेशन, hence not a स्टेटमेंट। अभी थोड़ा तेज करते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे 10th क्वेश्चन में कहा गया x + y होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 2xy + y²। ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था इंट्रोडक्शन में, सारे मैथमेटिकल आइडेंटिटी स्टेटमेंट माने जाएंगे और वो ट्रू भी माने जाएंगे। सारे मैथमेटिकल आइडेंटिटीज मतलब जो सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं वो ट्रू भी माने जाएंगे और स्टेटमेंट भी माने जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज कैपिटल T। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, 2, 3, √2, √3, कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो,
या फिर 2/3 ले लो या फिर √2 ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, वो कॉम्प्लेक्स इसलिए होगा क्योंकि उसके साथ आगे हम लोग ज़ीरो आए सोचते हैं कि लगा है ना। अगर सिर्फ 2 है तो मैं उसको 2 + 0 आए बोल सकता हूँ, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। सिर्फ 3 है मतलब उसके आगे जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है मतलब वो 0 आए हैं, है ना। मतलब इमेजिनरी पार्ट सबके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है ना। अब ये 3 है तो ये 3 + 0 आए इसको बोल सकते हैं, 4 + 0 आए बोल सकते हैं, 2/3 + 0 आए बोल सकते हैं, √2 + 0 आए बोल सकते हैं। तो सारे रियल नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझ सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो है नहीं, तो आगे 0 आए ऐसा हम लोग वहाँ पे कंक्लूड करते हैं। तो हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना। हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये एक तो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसको स्टेटमेंट मानेंगे। इट इज अ स्टेटमेंट which is true, therefore truth value of statement is capital T। ट्रू है ना, इसलिए 1 इज प्राइम नंबर। हम लोगों ने बचपन से लोअर स्टैंडर्ड से लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो है क्योंकि ये डिक्लेरेशन है, सिंपल डिक्लेरेशन है कि 1 प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट तो है लेकिन फॉल्स है। मैं लिखता हूँ इट इज अ स्टेटमेंट अगेन विच इज फॉल्स, therefore truth value of statement is capital F। फॉल्स होने की वजह से कैपिटल F। विद द सनसेट द डे एंड्स, तो एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि सनसेट के साथ दिन ख़त्म होता है। तो ये एक स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है। तो यहाँ पे लिख लेना, मैं ये क्वेश्चन तुम लोग खुद के लिए छोड़ रहा हूँ, खुद से कर लेना। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, ट्रुथ वैल्यू इज T, है ना। लिख लोगे ना, तो ये खुद से 13 वाला क्वेश्चन हटा लेना, निपटा लेना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 0, है ना। ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल 0 है। तो इस क्योंकि डिक्लेरेटिव सेंटेंस है स्टेटमेंट तो है, लेकिन क्या ये सही है? 1 फैक्टोरियल कितना आता है? 1 आता है। हम लोगों ने सीखा हुआ है लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में 1 फैक्टोरियल कितना आता है? 1 आता है। 0 आता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये एक स्टेटमेंट तो है जो कि गलत है। 1 फैक्टोरियल 1 आता है, 0 नहीं। तो मैं लिखता हूँ इट इज अ स्टेटमेंट which is false, therefore truth value of statement is कैपिटल F, क्योंकि false है, राइट। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 + 5 ग्रेटर देन 11। ये भी एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कह रहा है कि 3 + 5 का एडिशन ग्रेटर देन 11 होता है। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है इसलिए स्टेटमेंट हुआ, लेकिन क्या ये सही है? 3 + 5 तो 8 होता है, क्या 8 11 से ग्रेटर है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं लिखता हूँ 8 इज अ स्टेटमेंट which is false, therefore truth value of statement is F। अच्छे से नोटबुक में नोट करना, थ्रू आउट देयर काम में आएगा। बड़ा सा नोटबुक है ना, अच्छे हैंडराइटिंग में, कोई चालाकी नहीं चाहिए, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए। 2 स्टेटमेंट ऐसे अच्छे से लिखे होने चाहिए हर एक क्वेश्चन के। द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर, फिर से ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि स्टेटमेंट होगा, और पाई इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोगों ने 8th 9th में ही पढ़ लिया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि वो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, है ना।
तो मैं लिखता हूँ इट इज़ अ स्टेटमेंट अगेन विच इज़ ट्रू। ये स्टेटमेंट है जो सही है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज कैपिटल टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। x² - y² = x + y x - y। एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, सारे मैथमेटिकल आइडेंटिटी स्टेटमेंट होंगे, उसके साथ साथ ट्रू भी होंगे। इट इज अ स्टेटमेंट which is true, therefore truth value of statement is capital T। द नंबर 2 इज़ ओनली इवन प्राइम। हमने ये भी पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड्स में कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इज़ इट अ स्टेटमेंट? यस, इट इज़ अ स्टेटमेंट। इज़ इट ट्रू? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है, तो इस तरीके से इसका आंसर लिख देना, इट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू इज। ये स्टेटमेंट भी स्टेटमेंट है और ट्रू है, तो इसका इस तरीके से आंसर बना लेना। आई होप इतने सारे क्वेश्चन समझ लिए हो। पॉज करके फटाफट फिर नोट डाउन कर लो। तो आइए आखिरी कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी कुछ क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है, क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 19th क्वेश्चन, यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 कोप्लेनर लाइंस आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। अगर एक ही प्लेन में 2 लाइंस हम लोग वैसे भी बनाएंगे तो या तो पैरेलल गिरेंगे या तो इंटरसेक्टिंग गिरेंगे, है ना। और कोई तो इसमें हो नहीं सकता और कुछ तो इसमें हो नहीं सकता, राइट। अगर हम लोग एक ही प्लेन में 2 लाइंस बनाएंगे तो आइदर वो पैरेलल होंगे या तो इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। और कोई ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो बिल्कुल सही है ये जो सेंटेंस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब ये स्टेटमेंट भी है और इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू भी है। तो मैं लिखता हूँ इट इज अ स्टेटमेंट which is true, therefore truth value of statement is T, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था अरेंजिंग n people या अरेंजिंग n objects in n places is done in n factorial ways। n objects को n places पे n factorial ways में अरेंज कर सकते हैं। जैसे 3 objects को 3 places पे 3 factorial ways में अरेंज करेंगे, वैसे ही द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स को 7 प्लेसेस पे 7 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्योंकि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि डिक्लेयर कर रहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 7 गर्ल्स 7 फैक्टोरियल डिक्लेयर कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट होगा जो ट्रू भी है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू भी कैपिटल T ही आएगा। तो मैं लिखता हूँ इट इज अ स्टेटमेंट विच इज true, therefore truth value of statement is capital T। I hope समझ में आ रहा है सबको, है ना। गिव मी अ कंपस बॉक्स, ये तो एक कमांड की तरह साउंड करता है, गिव मी अ कंपस बॉक्स, राइट। तो क्योंकि ये कमांड है मतलब ये इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। अभी मैं शॉर्ट में ही लिखता हूँ, लेकिन तुम लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना, हाँ अच्छे से लिखना है सबको। 2 स्टेटमेंट ऐसे है, इम्परेटिव सेंटेंस है तो ये
स्टेटमेंट नहीं हुआ, और स्टेटमेंट नहीं हुआ तो ट्रुथ वैल्यू भी नहीं आएगा। ब्रिंग मी द मोटर कार हियर, ब्रिंग मी द मोटर कार हियर, तो ये भी एक कमांड है। कमांड माने इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये भी स्टेटमेंट में नहीं आएगा, और स्टेटमेंट में नहीं आएगा तो ट्रुथ वैल्यू भी नहीं आएगा, है ना। इट मे रेन टुडे, फिर से ये एक ओपन सेंटेंस है, इट मे रेन टुडे, क्योंकि इसके कंडीशंस प्रॉपर नहीं है और इसका ट्रुथ वैल्यू भी कंडीशन के हिसाब से वेरी करेगा। बारिश पड़ा तो ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा, नहीं पड़ा तो फॉल्स होगा। तो जो सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू वेरी करता है उसको ओपन कहते हैं, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो क्यों लिखो ये, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, इट इज़ एन ओपन सेंटेंस, हैंस नॉट अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू तो सवाल ही नहीं उठता। इफ a प्लस बी इज लेस देन 7 वेर a इज ग्रेटर देन 0 b इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 मतलब a पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है कोई, b भी पॉजिटिव नंबर है कोई, देन a मस्ट बी लेस देन 7 एंड b मस्ट बी लेस देन 7। तो ये कंप्लीट डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि a और प्लस b लेस देन 7 है, जहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, b एक पॉजिटिव नंबर है और दोनों 7 से कम है। तो ये कंप्लीट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सारे कंडीशंस अच्छे से स्पेसिफाई किए गए हैं, क्योंकि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो a प्लस बी को अगर लेस देन 7 हमको बनाना है तो a को भी लेस देन 7 होना पड़ेगा, b को भी लेस देन 7 होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, दोनों अगर लेस देन 7 होंगे तो दोनों का एडिशन भी लेस देन 7 ही होगा, बिल्कुल सही है। तो ये एक स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है, इसका ट्रुथ वैल्यू भी t ही आएगा, है ना। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, क्वेश्चन मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, जो कि स्टेटमेंट में नहीं आता है और ट्रुथ वैल्यू भी उसका नहीं होगा। तो आई होप सबको समझ में आया होगा आज का ये फर्स्ट एक्सरसाइज। ढंग से इसको अच्छी जगह पे नोट कर लो, अच्छे नोटबुक में नोट कर लो, जो थ्रू आउट देयर तुम लोग को काम आएगा। M1 और M2 के लिए अलग अलग नोटबुक बनाना है, 200 पेजेस का बड़ा बड़ा रजिस्टर सबको अच्छे से और अच्छे हैंडराइटिंग में नोट करना है, क्योंकि थ्रू आउट देयर बहुत काम में आएगा, है ना। 11th स्टैंडर्ड में तो तुम लोगों ने बहुत ही मस्ती वगैरह करी है, लेकिन 12th में ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीरियसली हमको चीज़ों को करना है और इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो, और जितना जल्दी हो सकता है मैं अगला वीडियो भी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो इसको।